नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने वैकेंसीज़ निकाली हैं, उनके लिए क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और इस एग्ज़ाम में कुछ स्पेशल चीज़ें दिए गई हैं या इस फॉर्म में, जो बाकी और एग्ज़ाम्स के फॉर्म में देखने को नहीं मिलती। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि फॉर्म भरते टाइम आपसे वो मिस्टेक्स ना हो और आप किसी अपनी पोस्ट से हाथ ना धो बैठें। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो उन्होंने कंडीशन रखी है, वो ये रखी है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए और एक ही डिस्ट्रिक्ट बैंक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2 फॉर्म भरते हैं तो आपका जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उससे पहले वाले फॉर्म है वो रिजेक्ट किए जाएँगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है जो आपको 2026 के स्टार्टिंग में ही देखने को मिलती है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। जैसा कि देख सकते हैं हम 1763 पोस्ट हैं जो 38 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स में आई हैं। इसके अलावा 313 पोस्ट जो अधिकारी लेवल की हैं उसके लिए एक अलग से नोटिफिकेशन है। उसकी अगर रिक्वायरमेंट है तो वो मैं बाद में अपलोड कर दूँगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, तो कितनी पोस्ट हैं, कब से डेट है, तो पहली है ओपनिंग डेट जो होगी एप्लीकेशन की वो है 6 जनवरी 26 से, मतलब कल से स्टार्ट हो चुकी हैं और 5 फरवरी तक इनकी फॉर्म भरे जाएँगे। एप्लीकेशन का जो फ़ी पेमेंट है वो भी इसी डेट के बीच हम कर सकते हैं। इसके बाद जो कॉल लेटर्स आएँगे ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन के वो 10 दिन पहले आ जाएँगे एग्ज़ाम के। और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो है उन्होंने अभी अनाउंस नहीं की है, जो कि मेरे हिसाब से लाइक फॉर्म फिल होने के 25 से 30 दिन के अंदर आ जानी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं देती वैसे भी एमपी गवर्नमेंट। तो इसमें भी हम मान सकते हैं कि 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम डेट आ जाएगी। अब देखते हैं कि रेगुलर वैकेंट पोस्ट यहाँ कितनी है, क्योंकि कुछ पोस्ट संविदा पर भी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सी रेगुलर है और कौन सी संविदा है। सबसे पहले आती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, 748 पोस्ट हैं। जनरल के लिए हैं 73, 27, 62 अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की और 23 हैं फीमेल्स की। तो जहाँ आप देख सकते हैं अलग-अलग पोस्ट कितनी किसके लिए हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पे हैं वो भी 176 पोस्ट हैं। इनकी डिटेल्स ये आगे दी गई हैं। सोसाइटी मैनेजर की 839 पोस्ट हैं। इसकी भी डिटेल्स आप आगे देख सकते हैं और ये कुल मिला के 1763 पोस्ट हैं। अब आगे चलते हैं, इनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशंस देखते हैं। उससे पहले आप अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ देखना चाहो, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो पोस्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको इसको ध्यान से देखना होगा कि कहाँ पे आपका ज़्यादा चांस है आपकी पोस्ट लेने का, या जो आपके नज़दीकी एरिया में कौन-सा जो डिस्ट्रिक्ट बैंक है जहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो उनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ दी गई हैं। बालाघाट में 10 हैं, ओपन की इतनी है, इतनी है। ये सारी आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप रोक के वीडियो को अच्छे से देख पाएँगे। इसके बाद आ जाते हैं बैतूल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, होशंगाबाद। ये कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट थी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की पोस्ट हैं। इसके बाद ये कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा की टोटल 176। ये सोसाइटी मैनेजर्स की पोस्ट है। सोसाइटी मैनेजर्स की भी काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं। एट 39। अब आगे हम देखेंगे इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मांगी हैं इन्होंने। चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सोसाइटी मैनेजर हो या संविदा पे कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस इन्होंने सेम रखी हैं। सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज, टाइपिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। मतलब इन्होंने लिखा है कि टाइपिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आपको सीपीसीटी होना अनिवार्य है, कि सीपीसीटी क्वालिफाइड होना अनिवार्य है। इसके साथ लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आपको चाहिए कि मैंडेटरी है ये, मतलब ये ज़रूरी है कि आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा हो, वो चाहे आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी गवर्नमेंट से हो, रिकॉग्नाइजेशन से हो, पीजीडीसी हो, डीसीए हो, कोई भी हो। इसके अलावा जो ये 1 ईयर कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्राम होता है, कोपा सर्टिफिकेट जो आईटीआई के द्वारा होता है गवर्नमेंट, वो भी इसमें वैलिड है। मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स जो है पॉलिटेक्निक कॉलेज का, वो भी वैलिड है। और इन्होंने सारी ये अलग-अलग कोर्सेज़ दिए हैं, ये सब 1 साल के इसमें वैलिड हैं। इसके अलावा इन दोनों कंडीशंस के अलावा अगर आप बी
कंप्यूटर साइंस से हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, बीसीए किया है, एमएससी किया है आईटी से या सीएस से, बीएससी किया है आईटी या कंप्यूटर साइंस से, एमटेक किया है आईटी कंप्यूटर साइंस से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें फिर आपको लाइक डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी ये एक ही डिग्री आपके काम आ जाएगी। ऐसे ही एआईसीटीई अप्रूव्ड पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ये भी इसमें वैलिड है। बीएससी या बीकॉम डिग्री के साथ अगर आपका एक सब्जेक्ट वहाँ कंप्यूटर रहा है तो वो भी इसमें वैलिड माना जाएगा। सेकंड सोसाइटी मैनेजर, उसके लिए भी सेम है रिक्वायरमेंट्स। फिर आता है संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर, उसके लिए भी सेम है, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बेसिक सी बात ये है कि आपके साथ आप अगर ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन में कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। और अगर आपकी ग्रेजुएशन में ही आपके पास कंप्यूटर था एज ए सब्जेक्ट तो वो आपका उसमें काम कर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि ऑल द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड शुड बी फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया or regulatory bodies, and final results should have been declared on or before 30/11/2025। मतलब कि जो आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो आपके पास 30 नवंबर 2025 से पहले उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया हो तभी वो मान्य रहेंगी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो हर डिस्ट्रिक्ट का सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, किसी का 7th पे स्केल के अकॉर्डिंग है, किसी का 6th पे स्केल के अकॉर्डिंग है। तो आप अपनी प्रेफरेंस को अच्छे से देखें ताकि आपको पता रहे कि क्या उसका सैलरी होने वाला है। जैसे यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की मैंने, खरगोन का जो सैलरी है वो 2 लेवल ऊपर है बाकी सब जगह से, तो आप अच्छे से देखें और उसके बाद ही अप्लाई करें। ये लिस्ट मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप रोक के अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद आती है एज। यहाँ पे एज जो मांगी गई है वो मिनिमम एज रखी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज रखी गई है 35 वर्ष। और रिलैक्सेशन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 40 वर्ष मानी जाएगी। जैसे देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल है, और बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उनके लिए आप यहाँ पे रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है जो कि है कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा, उसके लिए जो मिनिमम एज रखी गई है 18 बट मैक्सिमम एज 55 वर्ष तक जा सकती है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है। तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न में 5 सब्जेक्ट रहेंगे: कंप्यूटर नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, जिसमें कि सबके 40-40 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इनका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रहेगा। जैसा कि कंप्यूटर के लिए 20 मार्क्स रखे गए हैं, रीजनिंग के लिए 50 रखे गए हैं, इंग्लिश के लिए 40 और अवेयरनेस है उसके लिए भी 40 रखे गए हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 50 मार्क्स रखे गए हैं। ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो रहेंगे 200। और इसमें जो क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आएगा, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश में ही रहेगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो दोनों बाइलिंगुअल आएगा, इंग्लिश और हिंदी में। इसमें एक चीज़ और रहती है जिसने पहले कभी बैंक्स के एग्ज़ाम नहीं दिए, कि उसमें जो हर सेक्शन होता है उसके लिए अलग से सेपरेट टाइमिंग होती है। कंप्यूटर के लिए 20 मिनट है, 25 मिनट रीजनिंग के लिए है, और इंग्लिश के लिए 25 मिनट, 20 मिनट है अवेयरनेस के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 30 मिनट्स हैं। तो आपको इसी टाइम लिमिट के अंदर इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये है कि इसमें माइनस मार्किंग रहेगी। माइनस मार्किंग का जो पैमाना रहेगा वो रहेगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.25 मार्क्स शाल बी डिडक्टेड, मतलब 1/4 माइनस मार्किंग रहेगी आपका। अगर आपको सही उत्तर का 1 नंबर मिलेगा तो गलत का 1/4 नंबर इसमें काटा जाएगा। जो एग्जामिनेशन होगी वो आपकी होगी ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस होंगे, लेकिन इसमें 5 अल्टरनेटिव्स होंगे। नॉर्मली आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं, बट इसके एग्ज़ाम में आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे, 5 में से एक सही रहेगा। अब इसके बाद अपन आते हैं इसमें कौन से एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश के 7 सेंटर दिए गए हैं: भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, उज्जैन और सतना। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने लास्ट में मेंशन कर रखी है, जहाँ पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स की लिस्ट दी गई है, और उसी के ऊपर आप देखेंगे
एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ए कैंडिडेट मस्ट अप्लाई फॉर ओनली वन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। मतलब एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के लिए अप्लाई कर सकता है, और एंड वन पोस्ट ऑफ देयर चॉइस, और एक ही पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ये इतने भी 38 बैंक्स दिए गए हैं, वो सारी पोस्ट पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, या ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रेफरेंस डाल दें फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको सिर्फ एक ही बैंक चुनना है और एक ही पोस्ट चुननी है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट बैंक वाइज वैकेंसीज, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट बैंक के हिसाब से बनाई जाएंगी। जिस जिस बैंक पे जिसने अप्लाई किया है उनका उस हिसाब से कट ऑफ रहेगा और इसी हिसाब से लिस्ट भी आएगी। In the event of candidate applies for more than one post in district bank, their final application will be accepted. Suppose आपने अगर पहले एक फॉर्म भर दिया है और आपने कहीं और से भरा था, और दूसरा फॉर्म भी भर देते हैं आप दूसरी पोस्ट के साथ और कहीं दूसरे बैंक से भर देते हैं वो, तो आपका जो सेकंड फॉर्म है उसको वैध माना जाएगा, और जो आपका फर्स्ट भरा हुआ फॉर्म उसको रिजेक्ट माना जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए भर सकते हैं और एक ही बैंक के लिए भर सकते हैं। इसलिए जो ऊपर लिस्ट दी गई है पोस्ट्स की, उसको बहुत ही अच्छे से देखना है कितनी वैकेंसीज हैं, और आपको सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छे से देख लेना है, ताकि आप ये कंफर्म कर सकें कि आपको एक्चुअल में भरना किस पोस्ट के लिए है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसमें जो जो अलग चीज़ें दी गई हैं बाकी एग्ज़ाम्स के, वो आपको थोड़ी बहुत क्लियर हुई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस समझाऊं, तो उसके लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपको इसका फॉर्म का भी वो आइडिया दे सकूंगा कि आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं अगर अपने मन से भरने वाले हैं। धन्यवाद।